हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे आप सभी को पता है हमारा सीरीज चल रहा है फास्ट फॉरवर्ड सीरीज। इसी के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है। अगर हम इन उन एरियाज को देखें जिसमें वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी हिमालय ये मेन है जहां पर हाईली बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब भारत, आप जानते हो भाई, भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और हम मनुष्य के लालच का कोई अंत नहीं है। तो अपने लालच के लिए, पैसों के लिए हम पेड़ पौधे और जीव जंतु को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। और भी हैं जैसे टाइगर रिजर्व है ना, बहुत सारे स्कीम चलाए गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए जिससे कि इन सभी वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। तो उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी के अंतर्गत मैप प्रोग्राम चलाया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल पार्क बनाए गए हैं जिससे कि इन सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आप सभी का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? 1952 में ही हमारे देश में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो भारत लेकिन प्रयास कर रहा है कि भारत चीते का पुनर्वास योजना लेकर आया 2022 में, जिसके अंतर्गत बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका यहाँ से चीते लाए जा रहे हैं और कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा है जिससे कि फिर से चीते की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये भारत सरकार प्रयास कर रही है। सरकारी पहल बहुत ज़्यादा है जिससे कि सरकार लगातार प्रयास करती है कि इन सभी जो जो इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है उसको बचाया जा सके। करेक्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो भारत में वन्य जीव आयुसीएन सबसे बड़ा रोल इसमें निभाता है। आयुसीएन जो दुनिया, भारत में लैंड एरिया कितना है? 2.4% है। अगर आप 100% में देखो तो लैंड एरिया कितना है? 2.4% भूमि क्षेत्र है। और इसमें सभी जो प्रजातियां हैं वो कितनी है? 7.8%। यानी विश्व में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जीव जंतु या पौधों की, उसमें से 7 से 8% केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो 7.7 से 8% हिस्सा यहाँ पर मिलता है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि इन पौधों की 45,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और जानवरों की 91,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। यानी भारत में लगभग पौधों की प्रजातियां 45,000 से ज्यादा हैं। और अगर हम लोग जीव जंतुओं की बात करें तो 91,000 है ना। यानी कि जैसे कि बैल हो गया और भैंस हो गई है ना, बकरी, टाइगर, चीता, जेब्रा, यानी ऐसे ऐसे करके 91,000 प्रजातियां मिलती हैं भारत में। तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व लाया गया है। इसीलिए भारत में इस जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई और उन्हें प्रकृति के अनुसार विभाजित किया गया। भाई, प्रकृति के अनुसार कि किस प्रकार से इनको संरक्षित करना है, ये प्राकृतिक है ना, किस प्रकार से ये सारे डिटेल दिए गए। अगर हम लोग बात करें बायोस्फीयर रिजर्व का, तो बायोस्फीयर रिजर्व से पहले हम लोग देखेंगे कैसे सरकार इनको संरक्षित करती है। तो सरकार के पास दो ऑप्शन रहते हैं। कौन से दो ऑप्शन रहते हैं? है ना, जैसे आपके पास दो ऑप्शन रहता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ के सिलेक्शन लो, है ना। या तो मतलब आपके लाइफ का टारगेट है सिलेक्शन लेना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप पढ़कर सिलेक्शन ले लो, या तो ना पढ़कर ऐसे गुंडागर्दी करो, है ना, जो बाद में आपको बहुत दिक्कत करेगा। तो यानी जिंदगी आपके है, ऑप्शन भी आपके पास है और जिस पर आप ज्यादा काम करोगे वही ऑप्शन आपको आपके लाइफ के करीब ले जाएगा। और वैसे ही भारत सरकार है, भारत सरकार भी दो तरीके से काम करती है जिससे कि इन पेड़ पौधों, इन जीव जंतुओं को बचाया जा सके। पहला कौन सा है? इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? इनको उसी जगह पर रखकर संरक्षित किया जाए। कैसे? कैसे उन्हें उसी जगह पर रखकर संरक्षित किया जाए? जैसे कि आप हो, आपको कोई दिक्कत है, कोई बच्चा है, कोई दिक्कत है ना, कोई इसको प्रॉब्लम है, तो आपको दो ऑप्शन दिया जाए, या तो घर में रहकर ठीक होना, या तो आपको हॉस्पिटलाइज कराया जाए, या तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का घर में इलाज हो रहा है तो उसे बोला जाता है इन सीटू।
अगर उसको उठाकर कहीं और ले जाया जाए, किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, उसे बोला जाता है एक्स सीटू। वैसे ही ये जीव जंतु है, यानी इनको जहां पर इनका प्राकृतिक पर्यावास है, जहां पर ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, अगर वहां पर इनको संरक्षित किया जाए तो उसे बोला जाता है इन सीटू। अगर इनको उठाकर कहीं और जगह पर इनको एडजस्ट किया जाए और वहां पर इनका संरक्षण किया जाए, उसे बोला जाता है एक्स सीटू। इन सीटू के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, है ना, कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, यानी कि ये सारे जितने भी हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उनका प्राकृतिक वास है, वहां से जीव जंतुओं को हटाया नहीं गया। जैसे कूनो नेशनल पार्क है ना, वहां पे टाइगर्स मिलते हैं तो अपने नेचुरल उनका हैबिटाट है, उस नेचुरल हैबिटाट में मिलते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें वन तारा जो एक जू बनने वाला है आगे आने वाले समय में, वहां पे क्या है, अनंत अंबानी साहब क्या करते हैं, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से, कहीं साउथ अफ्रीका से ला रहे हैं, कहीं साउथ अमेरिका से कोई जीव जंतु ला रहे हैं, वो सबको लाकर कहाँ पर रखते हैं, वन तारा में, यानी उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट वो इन सीटू नहीं है, वो क्या है, एक्स सीटू है, क्योंकि उनको प्राकृतिक पर्यावास से उठाकर दूसरे प्राकृतिक पर्यावास में रखा जा रहा है, यानी दूसरे हैबिटाट में उसको शिफ्ट किया जा रहा है। इस वजह से वो क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कहलाएगा। एक्स सीटू में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि जियोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक्स सीटू के अंतर्गत रखे जाते हैं। यानी कि वहां पे संरक्षित ना करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके संरक्षित करना, ये क्या कहलाता है, एक्स सीटू कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के जोन्स है, कोई भी एरिया अगर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है तो उसके 3 मेनली एरियाज होते हैं जहां पर मानव गतिविधियां रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहां पर कोई भी मानव गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, अन्य काम हो सकते हैं, जैसे कोर है इसका, है ना, ये कोर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मानव गतिविधियां नहीं आप कर सकते, यानी कोर जोन है। बफर जोन की बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ा बहुत भी ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ पर लोग रह सकते हैं, है ना, इसका बफर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम आ सकता है, मॉनिटरिंग का काम यहाँ पर हो सकता है, टूरिज्म यहाँ पर है ना, टूरिज्म। लेकिन जो कोर है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च हो सकती है, बाकी कोई भी काम, यहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं जा सकते हैं, है ना, कोर में टूरिस्ट भी नहीं जा सकते, यहाँ पर एजुकेशन रिसर्च वगैरह किया जा सकता है, बाकी काम नहीं किया जा सकता। अगर ये वाला पार्ट देखें, ट्रांजिशन वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर सारे काम हो सकते हैं, यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, यहाँ पर रिसर्च का काम भी किया जा सकता है, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पर रिसर्च वगैरह किया जा सकता है, टूरिज्म किया जा सकता है, यानी सारे काम यहाँ पर ट्रांजिशन वाले एरिया में हो सकते हैं। बाकी कोर में क्या होगा, तो याद रखिएगा, कोर में वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर वो सारे जीव जंतु रहते हैं, वहां पर मनुष्य यानी कि मनुष्य की कोई भी वहां पर उपस्थिति नहीं होती, कोई भी, ना ही ह्यूमन सेटलमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च जैसे काम यहाँ पर किए जाते हैं। करेक्ट, तो ये याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में ये बड़े आकार के होते हैं, है ना, इनका जो साइज होता है ना, वो नेशनल पार्क वगैरह से बड़ा होता है। तो ये क्या है बेटा, ये बायोस्फीयर रिजर्व बड़े आकार के हैं, जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जो उनके वनस्पतियों और जीवों के लिए सुरक्षित है, यानी कि एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर जीव जंतु बड़ी मात्रा में रहते हैं और वहां पर वो सुरक्षित है। तो उनको और सुरक्षित करने के लिए सरकार और प्रयास करती है, यानी जैसे मैंने बताया ना, कोर है, बफर जोन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी ना होने पाए जिससे कि इन लोगों को प्रॉब्लम आए। इस वजह से सरकार इन सभी जोन में इन सबको बांटती है कि कौन से जोन में कौन कौन सा काम कर सकते हो जिससे इन लोगों को दिक्कत ना हो। यानी सरकार क्या करती है, वनस्पतियों और जीवों के लिए सुरक्षा के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व बड़े आकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र मुख्य रूप से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, है ना, IUCN श्रेणी के संरक्षित क्षेत्रों में से होते हैं, है ना, यानी कि IUCN श्रेणी में इसको संरक्षित किया जाता है। जैसे कि ये रेड लिस्ट जारी करता है ना, कौन सा जीव जंतु, उसकी स्थिति क्या है, तो इसका भी क्राइटेरिया है। जैसे आप देखते हो ना कि भाई ये जीव जंतु विलुप्त होने वाला है या ये सुभेद में रखा जाता है ना, तो उसके लिए भी क्या है, बांटे गए कैटेगरी IUCN के रेड लिस्ट में।
उद्देश्य क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राकृतिक वनस्पति और पशुओं का संरक्षण। तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, याद रखो, प्राकृतिक वनस्पति यानी उन प्राकृतिक वनस्पतियों को बनाए रखना और साथ ही साथ पशुओं का संरक्षण। ठीक है, ये क्या है इसके प्राकृतिक इसके उद्देश्य हैं। करेक्ट। अगर हम लोग बात करें 1971 में, यानी ये सिलसिला कब स्टार्ट होता है कि भाई इन सभी को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये सिलसिला स्टार्ट होता है 1971 में। 1971 में यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे स्थापित किया था। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत इसे स्थापित किया था। व्यक्तियों और उनके परिवेश के बीच बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक वैधानिक आधार तैयार करना, यानी कि व्यक्तियों और उनके परिवेश में जो भी उनके परिवेश में है उसमें बेहतर कनेक्टिविटी यानी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार तैयार करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में वर्तमान में दुनिया भर के 134 देशों में, यानी जितने भी देश दुनिया है 134 देशों में 738 साइटें शामिल हैं, जिसमें से 22 ट्रांस बाउंड्री साइटें हैं। मतलब ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है, दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच का जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, बायोस्फीयर जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। तो याद रखना कितने हैं, 134 देशों में 738 ऐसे साइटें हैं और उसमें से 22 कितने हैं, ट्रांस बाउंड्री साइटें हैं, है ना। कौन सी है, ट्रांस बाउंड्री साइटें। करेक्ट बेटा। पहली बार ये पार्लियामेंट एक्ट 1986 के द्वारा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो 1986 में बनाया गया था, नीलगिरी। तो नीलगिरी को पहला बनाया गया था और ये भारत में एक्ट पारित किया गया, है ना। यानी देश दुनिया में तो पहले ही बनाया गया 1971 में, बट भारत का जो पहला था वो कब बनाया गया था, 1986 को पहला बनाया गया था। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, याद रखना, नीलगिरी। अभी प्रेजेंट टाइम भारत में कितने हैं, 18 हैं। कितने हैं बच्चा, तो याद रखना 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत 12 बायोस्फीयर रिजर्व, अभी मैं दिखाऊंगी वो कौन कौन से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है। काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मैप के अंतर्गत जितने भी 12 हैं आपको याद होना चाहिए, जितना भी बायोस्फीयर रिजर्व 18 है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो उन्हीं 18 में से 12 को रखा गया है मैप के अंतर्गत। तो अलग से आपको नहीं याद करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा मैप के अंतर्गत है कौन सा नहीं है। तो टोटल कितने हैं, प्रेजेंट टाइम 18 है, मैप के अंदर कितने हैं रखे गए हैं, 12। तो सारे आप लोगों को इसका अभी टेबल मिल जाएगा, तो याद रखिएगा ये। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व और प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शन का लेवल क्या है, क्या सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किसमें है, तो याद रखिएगा बायोस्फीयर रिजर्व से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन किसमें है, वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। तो ये याद रखना, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो काफी इसका जो एरिया है बहुत ही बड़ा एरिया होता है ना। तो ये क्या है, ये बायोस्फीयर रिजर्व से ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया होता है बायोस्फीयर वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अब देख लेते हैं ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इससे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। कौन सा है बच्चा, पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना बच्चा, ये कब बनाया गया था, तो 19, तो ये याद रखो ये कब बनाया गया है, तो ये 1986 को बनाया गया है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है, 1986 को बनाया गया था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है, 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो, अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व तो 1986 में बना है, लेकिन उसको मैप के अंतर कब रखा गया, तो मैप के अंतर्गत रखा गया था 2000 में, है ना। 2000 में यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया था। तो याद रखना, अब इसके फीचर्स दे दिए गए हैं कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा, है ना, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि भाई इसको बनाया गया। तो यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे कि
जैसे कि समृद्ध वनस्पतियां हैं, यहाँ पर जीवों की विरासत है, इसमें 2 लुप्तप्राय प्रजातियों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है, जैसे कि शेर की पूंछ वाला मंकाक और नीलगिरी ताहर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये दोनों लोगों के लिए विशेषता, ये दोनों लोगों को यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर प्रोटेक्ट किया जाता है। शेर की पूंछ वाला मैकाक क्या है, बंदर है बेसिकली, जो उसकी पूंछ कैसे होती है, उसकी पूंछ होती है शेर जैसी। और दूसरा है नीलगिरी ताहर, है ना। तो 2 लोगों को, 2 जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है। कब बनाया गया था, 1986 में। दूसरा है नंदा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर बच्चा, ये है उत्तराखंड में। कौन सा है, नंदा बायोस्फीयर रिजर्व है। नंदा बायोस्फीयर रिजर्व ये 2004 में, है ना, 2004 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को विश्व नेटवर्क में सूचीबद्ध किया गया था। नंदा देवी कितने किलोमीटर है, तो 7,816 मीटर की चोटी के आसपास स्थित है ये, और उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में है ये, यानी कि पूरा ये प्रोटेक्टेड एरिया है। ये नंदा बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, ये काफी बड़ा एरिया होता है। यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। कहाँ पर है बेटा, तो ये है उत्तराखंड में। तो याद रहेगा, नंदा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, करेक्ट। अगर हम लोग आगे बात करें तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है, यह है तमिलनाडु में। कहां पर बच्चा, तमिलनाडु में, ठीक है। कहां पर है, कहां पर बेटा, तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा, करेक्ट, तमिलनाडु। और ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की क्या खास बात है, तो इस रिजर्व की खास बात क्या है, ये समुद्री जैव विविधता का विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। क्या है, विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। कोरोमंडल तट क्षेत्र में कोरल रीफ, समुद्री घास के बिस्तर और विस्तार और मैंग्रोव जैसे 3 अलग अलग तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के साथ ये वितरित है। यानी कि याद रखना, ये बहुत ज्यादा ये जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है बेसिकली, है ना। और ये काफी समृद्ध है, जैव विविधता बहुत हाई पाई जाती है इसमें, और अलग अलग तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के साथ ये वितरित है। मैंग्रोव वन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंग्रोव वन क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है बेटा, तो याद रखिएगा, मैंग्रोव वन ये हेल्प करता है जो तटीय क्षेत्र होता है उसके लिए, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चलाया गया था, मतलब इसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है इसी के अंतर्गत। तो विश्व का सबसे समृद्ध समुद्री जैव विविधता है, याद रखना, मतलब विश्व के सबसे अधिक समृद्ध वाले क्षेत्रों में एक है ये मन्नार बायोडायवर्सिटी। कहाँ पर बच्चा, ये है तमिलनाडु में। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे बेटा, ये नोकरेक है मेघालय में। तो मेघालय में याद रखिएगा, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे 2009 में इसको शामिल किया गया था बायोस्फीयर रिजर्व में। तो 2009 में ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर क्या खास बात है, तो यहाँ पर है हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र है, जैव विविधता संरक्षण, है ना। तो ये याद रखना, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ा यहाँ पर जैव विविधता है, हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र है। अब ये मत सोचिएगा कि आपको वो भी याद करना है ना, वो भी याद नहीं करना है कि यहाँ पर क्या है। सिंपल सी बात है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो जहाँ पर जैव विविधता बहुत हाई होगा वहीं पर ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया होगा। तो अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पर जैव विविधता बहुत हाई होगा, ठीक है, करेक्ट बेटा। दूसरा है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या है बच्चा, स्लो रोरिस है, पिंटोडेटा, यानी इसको बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर कौन कौन से जीव है, यानी कि यहाँ पर विशालकाय उड़ने वाली गिलहरी है, यानी इन सबको बचाने के लिए। मकाका लियोमिना, यानी कि पिग टेल्ड मकाक है ना, इन सभी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। कौन सा है, सुंदरवन। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है सुंदरवन डेल्टा, और यहीं पर ये बायोस्फीयर भी इसको घोषित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एकल खंड है ये हैलोफाइट मैंग्रोव वन है। 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया, यानी कि 1986 में नीलगिरी को शामिल किया गया, और सुंदरवन को कब शामिल किया गया, 1987। कब इसको शामिल किया गया, ये थोड़ा डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे बेटा, ये है असम में।
है ना। क्यों इसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी? और सिंपल सी बात है, जहां पर हम मनुष्यों ने ज्यादा इंटरफेयर किया है वहीं पर ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं कि भाई ये क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और वहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट। तो ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये याद रखना, ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये मैप के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व, यानी सिमरीपल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे बेटा? ये है उड़ीसा में, है ना। यहाँ पर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये मयूरभंज जिले में है। कहाँ पर है? ये मयूरभंज जिला कहाँ पर बच्चा? ये है उड़ीसा का। क्या खास बात है? तो यहाँ पर बाघ, हाथी, है ना, बाघ, हाथी अभयारण्य, पहाड़ी मैना के लिए प्रसिद्ध है ना। यूनेस्को ने 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में सूचीबद्ध किया है, यानी ये भी मैप के अंतर्गत है। जितना भी मैप है यानी विश्व नेटवर्क है, यानी वो क्या है? मैप के अंतर्गत है। तो कुछ हैं जो मैप के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से सिर्फ 12 के 12 मैप के अंतर्गत है। तो जो मैप के अंतर्गत नहीं होगा वो मैं मेंशन कर दूंगी, जैसे कि मानस मैप के अंतर्गत नहीं है। अब दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां पर है बच्चा? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये दुर्लभ वन्य जीवन से संबंधित है ना, दुर्लभ वन्य जीवन से संबंधित है। यहां पर दुर्लभ स्तनधारी मिस्मी ताकिन मिलती है, लाल गोरल मिलता है, कस्तूरी मृग मिलता है, लाल पांडा, एशियाई काला भालू और सामायिक बाघ, यानी ये सारे यहाँ के स्पेशल बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि भाई वो स्पेशल बातें आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। मेन फोकस आपका इन 2 स्लाइड में होना चाहिए, इन 2 रो में होना चाहिए, यानी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां पर स्थित है, करेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़े तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे बच्चा? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश ये इसे 2009 में इसे बायोस्फीयर यूनेस्को साइट में इसको शामिल किया गया था, सूची में इसको रखा गया था। कब? 2009 में। अगर हम लोग आचार कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मतलब कुछ इसका एरिया कहां पर है? मध्य प्रदेश को भी टच करता है, इस वजह से यहाँ पर एमपी लिखा है। जनरली ये छत्तीसगढ़ है ना, मेनली इसका कहां पर फैलाव है? छत्तीसगढ़ में। तो आचार कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इलाके में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है बेटा? तो ये है गुजरात में, है ना। अब इसकी क्या खास बात है? इसे कच्छ का बड़ा रण और कच्छ का छोटा रण भी कहा जाता है, मतलब ये है ना, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है ना। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है। आपने सुना होगा गुजरात में है कच्छ, है ना। तो ये क्या है? नमक का उत्पादन यहाँ पे बहुत होता है। आप देखे होंगे कि यूट्यूब पर आपने कभी ना कभी देखा होगा, बहुत जैसे चादर बिछी रहती है, एकदम व्हाइट जैसे लग रहा है कि स्नो है, बट ये क्या है? ये नमक है ना। तो बड़े बड़े चादर मिलते हैं। ये ज्वारीय फ्लैट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा भी स्थित है, जो कच्छ वाला रीजन है। यहीं पर सर क्रीक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र भी है ना। तो ये याद रखिएगा, करेक्ट। कहां पर है बच्चा? गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट ये कहां पर लोकेशन है इसकी? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट। कंचनजंगा कहां पे है बच्चा? सिक्किम में है। और भारत की हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा ही है। और कहां पर स्थित है? सिक्किम में है। इसे यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला यूनेस्को मिश्रित विरासत स्थल है। ये मिश्रित है, ये याद रखना। कब किया गया? यानी 2016 में इसको सूचीबद्ध किया गया था। तो भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल, यानी प्राकृतिक भी है ना, और सांस्कृतिक भी है, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यानी मिश्रित यहाँ पर ये है, याद रखना, विरासत स्थल है। कब किया गया था? 2016 में, ठीक है। तो इतना बस याद रखिएगा, 2016 में। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप सभी को पता है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर बचा? केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में है अगस्त्य। ये लोकेशन भी पूछ लेता है कि किन राज्यों में है, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु याद रखिएगा। हिंदू तीर्थ स्थल और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी कि हिंदू तीर्थ स्थल और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है ये, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये समृद्ध जैव विविधता है। कैसा है बेटा? ये समृद्ध जैव विविधता है, याद रखिएगा। करेक्ट बेटा? तो ये याद रखना, लोकेशन कहां पर है? ये है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोल्ड डेजर्ट कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। तो इसको याद करने की ज्यादा आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कंचनजंगा आप सभी को पता है सिक्किम में है। उसके बाद अगस्त्यमाला, अगस्त्यमाला केरल और तमिलनाडु। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये अंडमान निकोबार। ये भी आसान है। ग्रेट निकोबार कहां पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो उसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, है ना। आसान है कि नहीं बताओ? कह दो हाँ मैम आसान है, बहुत आसान है। डुबरी सेखोवा ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कहाँ का है? बेसिकली असम का है। और आप लोगों को पता है, अगर आप लोग करंट आप पढ़ते हो, तो असम और मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्रीटी साइन किया है ना। असम सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने एक ट्रीटी साइन किया। पूछो कौन सा मैम? पूछो पूछो कौन सा मैम? ऐसा कौन सा ट्रीटी साइन हो गया जो हम जैसे लोगों को नहीं पता चला? तो एक ट्रीटी साइन हुआ है कि असम ने कहा कि भाई सुन, जो आपके पास जीव जंतु हैं आप हमें दे दो। तो मध्य प्रदेश ने कहा कि भाई मुझे क्या मिलेगा इसके बदले? तो उन्होंने कहा टेंशन मत लो, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जो आपके पास नहीं आप मुझसे ले लीजिएगा। यानी कि ये एक्सचेंज वाला यहाँ पर चल रहा है गेम। यानी जो आपके पास नहीं आप मुझे दे दो, जो मेरे पास नहीं है जो मेरे पास नहीं आप मुझे दे दो। करेक्ट? तो ये कहाँ पर है बच्चा? असम में है। बेसिकली ये दक्षिण तट पर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। यहाँ पर दुर्लभ सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, तटीय दलदली वन और आर्द्र सदाबहार वन। तो यहाँ पर सिंपल याद रखो, ये दुर्लभ सफेद पंखों वाली, है ना, सफेद पंखों वाली यहाँ पर क्या मिलता है बेटा? यहाँ पे मिलता है, यहाँ पर मिलते हैं बतख, है ना। सफेद पंखों वाला यहाँ पर क्या मिलता है? बतख मिलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सफेद पंखों वाला बतख मिलता है। राइट? कहां पर मिलता है बच्चा? तो ये मिलता है डिब्रू सखोवा में। और है शेषाचलम, शेषाचलम, शेषाचलम ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना। कौन सा है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश पे। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अभी मैप प्रैक्टिस भी होगा, जहां पर आप लोगों को मैप के थ्रू मैं बताऊंगी भाई कहां पर कौन सा है। ठीक है, यह लाल चंदन का बड़ा भंडार है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर लाल चंदन मिलता है। तो आंध्र प्रदेश का यह क्षेत्र लाल चंदन का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिलता है। अब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर बच्चा? ये मध्य प्रदेश में है। राइट? यूनेस्को को 2020 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में, है ना, तो यूनेस्को को 2020 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया। करेक्ट? कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको मैप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको मैप के अंतर्गत रखा गया। अब देख लेते कौन कौन से हैं। जैसे कि 2000 में रखा गया था, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका गठन कब हुआ था? 1986 में। बट उसको मैप के अंतर्गत कब रखा गया था? 2000 में, है ना, 2000 में। तो ये कहां पर है बच्चा? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब इसको बनाया गया था? किस वर्ष? तो 2000 में। और ये कहां पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। जितना इसमें स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मन्नार अगेन सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहां पर है? तो याद रखो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहां पर बच्चा? ये भी कहां पर है? तो ये है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। तो मन्नार की खाड़ी यानी कि मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ये है तमिलनाडु में। सुंदरवन की बात करें तो ये भी 2000 में इसको ऐड किया गया था मैप के अंतर्गत। सुंदर बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। याद रखो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बना है? तो याद रखो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों के संगम पर यह बना हुआ है डेल्टा।
याद रखेंगे। करेक्ट। सुंदरवन, नंदा देवी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो नंदा देवी भी इसी के अंतर्गत है। 2004 में इसको मैप के अंतर्गत शामिल किया गया था। कहां पर है? उत्तराखंड में। 2009 में पंचमढ़ी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पंचमढ़ी के बारे में, तो पंचमढ़ी को 2009 में मैप के अंतर्गत रखा गया था। नोकरेक, ये कहां पर बच्चा? मेघालय में है, 2009 में। अब देखो आप लोगों को कैसे इसका बनाना है, कैसे आपको नोट्स बनाना है, तो 2009 लिख लेना है ऐसे, और जितने भी 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व मैप के अंतर्गत शामिल किए गए उन सबको एक साथ लिख लेना। इससे क्या होगा? आप लोगों को आसानी होगा याद करने में। करेक्ट। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मेघालय में है, ये भी याद रखिएगा। नोकरेक कहां पे बच्चा? मेघालय में। हालांकि मैंने सारा सब कुछ अभी बता दिया है, बस ये फिर से मैप के अंतर्गत आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना। 2009 में कौन सा बच्चा? सिमरीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पर है? उड़ीसा, है ना, कहां पर है? उड़ीसा में। 2012 में शामिल किया गया था अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में, मेनली ये छत्तीसगढ़ में है, कुछ इसका एरिया एमपी में भी आ जाता है, लेकिन इसको कंसीडर कहां पर किया जाता है? कंसीडर किया जाता है छत्तीसगढ़ में। करेक्ट। दूसरा है 2013 में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया था, है ना। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है बच्चा? सिंपल सा है, ये कहां पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। उसके बाद है 2016 में इसको शामिल किया गया था अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व को। कौन सा है? अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहां पर फैला हुआ है? केरल और तमिलनाडु में। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, राइट, याद रहेगा। उसके बाद 2018 में आ जाता है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? उत्तर और पश्चिम सिक्किम जिलों का हिस्सा है। कंचनजंगा भारत का, अगर हिमालय के अंतर्गत पूछा जाए, हिमालय के अंतर्गत सबसे बड़ा कौन सा माउंटेन है या हाईएस्ट पीक है, तो वो है कंचनजंगा। अगर भारत का पूछा जाए, हिमालय के अंतर्गत ना पूछा जाए, तो वो है काराकोरम। अगर हिमालय शब्द लग गया है तो वो हो जाएगा हमारा कंचनजंगा। करेक्ट। तो कौन सा है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व? ये उत्तर और पश्चिम सिक्किम जिलों का हिस्सा है, यानी ये उत्तर और पश्चिम सिक्किम में फैला हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद 2020 में शामिल किया गया था पन्ना। ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर लोकेट है बेटा? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में लोकेट है, ये याद रखिएगा। करेक्ट। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें समझना है, जानना है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्यों मनाया जाता है? जैव विविधता के प्रति हमारा नजरिया चेंज हो, हमें पता भी चले भाई जैव विविधता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। बदलता हुआ क्लाइमेट चेंज एक प्रकार से एक चेतावनी है हम लोगों के लिए अभी से, क्योंकि टेम्परेचर फरवरी में टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ना, धूप इतनी तेज होती है, हमारा बारिश का पैटर्न चेंज हो गया। जहां पहले कम बारिश होती थी वहां पर अब ज्यादा बारिश हो रही है, वहां पर बाढ़ आ रहा है। जहां पर पहले बहुत बारिश होती थी वहां पर सूखा पड़ रहा है। यानी ये संकेत है आने वाले समय के लिए कि आने वाला समय कितना बुरा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमने पर्यावरण के साथ अत्याचार किया, हमने पर्यावरण के साथ बहुत धोखाधड़ी करी है। इस वजह से अब पर्यावरण भी हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा। आए दिन आप जानते होंगे बारिश का जब सीजन होता है लैंडस्लाइड होता ही रहता है ना, हमारे हिल एरियाज में। तो वो भी क्या, जितना भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, है ना, उसके लिए बहुत सारा काम वहां पर करना पड़ता है, जिससे वहां के पहाड़ जो है खोखली हो रही हैं। सिंपल सी बात है, खोखली हो रही हैं तो कमजोर होगा, बारिश होगा, ढह जाएंगे। तो ये बहुत सारे कारण है ना, बहुत सारे कारण है। इस वजह से जैव विविधता के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को जानने के लिए भाई जैव विविधता हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें इसे बचाना चाहिए, 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 2010 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2010 में घोषित किया गया था। करेक्ट। तो ये याद रखिएगा। एक इसका द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव ऑफ नेचर है, IUCN, बहुत ही इसका महत्वपूर्ण, बेसिकली ये एक संस्था है जो प्रोटेक्ट करती है देश विदेश के जीव जंतु और पेड़ पौधों को। इसका नाम क्या है बच्चा? इसका नाम है IUCN, है ना, IUCN है। IUCN इसका गठन कब हुआ था? तो ये 1948 में स्टैब्लिश किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। हर एक शब्द पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है,
राइट। तो ये याद रखिएगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए काम करता है। यानी ये वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों के लिए क्या काम करता है, उनके संरक्षण से संबंधित काम करता है। इसने आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन, जैसे कि रामसर सम्मेलन आप जानते हो 1971 में पहली बार ईरान में हुआ है। इसके अंतर्गत रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, है ना। जैसे भारत में 98 रामसर साइट हो चुके हैं, अभी रिसेंट में फिर बढ़ाए गए 2, जो कि एक अपना गुजरात में और एक अपना कहाँ पे बढ़ाया गया है, यूपी में, है ना। तो 2 यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। अब टोटल हो चुके कितने, 98 हो चुके। तो उत्तर प्रदेश में है टोटल 11 रामसर साइट, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। करेक्ट। तो ये याद रखिएगा। अब देखो ये काम क्या करता है, तो प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन करता है ना, प्रजातियों के बारे में, और विश्व विरासत सम्मेलन, साथ ही साथ जैविक विविधता पर सम्मेलन जैसे कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्माण में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। यानी सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई, किसी भी तरीके से जीव जंतुओं को बचाना, सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम है। किसी भी तरीके से एन केन प्रकृति, किसी भी तरीके से जीव जंतुओं को बचाना। 1992 में बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के आलोक में, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने IUCN को आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है, UNO है, उसने कहा भाई ये बहुत काम करता है जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, तो इसको आधिकारिक रूप से IUCN को पर्यवेक्षक घोषित कर दिया गया, है ना। पर्यवेक्षक का इनको दर्जा दे दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्था है। इसे पहली बार फॉन्टेनब्लू में स्थापित किया गया था, जो एक पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संघ था। पहले लोग मदमस्त रहते थे, किसी को पता ही नहीं रहता था भाई कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब स्टॉकहोम का सम्मेलन होता है 1972 में, तो सबकी आंखें खुलती हैं कि अच्छा पर्यावरण भी कोई मुद्दा है, इस पर भी हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। तो बाकी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। सभी देशों को बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। आने वाला समय हम सभी को बर्बाद कर देगा अगर हम लोग इस पर नहीं कोई विचार करते हैं, नहीं कोई कदम उठाते हैं, तो है ना। उसका रिजल्ट जैसे मैंने पहले ही बताया, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ता टेम्परेचर, बारिश का बदलता हुआ पैटर्न, है ना, बहुत चेंज हो रहा है। अगर आप अपना बचपन याद करो और आप जब बड़े हुए हो, कितना सब कुछ चेंज हो गया। जो पहले बचपन में जीव जंतु मिलते थे गांव के आसपास, अब वो नहीं मिलते हैं। जैसे गौराया है, चील है, ये सब अब नहीं दिखाई पड़ते हैं। किसके भेंट चढ़ गए, हम लोगों के भेंट चढ़ गए, हम लोगों के लालच के भेंट चढ़ गए, है ना। बदलता हुआ क्लाइमेट चेंज, है ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते बेचारे। इतने सारे टावर्स लग गए हैं, रेडिएशन निकलता रहता है, सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, है ना। अब देखो रेड डाटा बुक निकलता है, ये वनस्पतियों, जीवों और जीवों के लुप्तप्राय दुर्लभ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण होता है। बेसिकली रेड डेटा बुक क्या बताता है कि कौन सा जीव जंतु किस अवस्था में है, बेसिकली वो उसको कितना प्रोटेक्शन की जरूरत है, किस अवस्था में है, ये सारा बताता है कौन, रेड डाटा बुक। अगर हम लोग रेड डाटा बुक की बात करें तो IUCN में जो भी लिस्टेड होते हैं, है ना, जिसे IUCN का रेड डेटा लिस्ट कहा जाता है, उसमें अगर उनका नाम आ जाता है ना, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये रेड IUCN के रेड डाटा लिस्ट में इसको मेंशन किया गया है। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 को किया गया था। जैसे पहले इसकी अनुसूची है, यानी इसको बहुत सारी अनुसूचियों में बांटा गया है ना, 9 समूह में बांटा गया है कि कौन सी प्रजातियां किस अनुसूची में रखा जाए, यानी किस उसको श्रेणी में रखा जाए। बहुत ज्यादा इसको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो इसको अत्यंत दुर्लभ वाले में रखा जाएगा, है ना, मतलब अत्यंत संकटग्रस्त, मतलब कि अगर बचाया नहीं ना तो विलुप्त होने वाला है। कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनको भी मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि पहला क्या है, यानी कि विलुप्त, ऐसे पहला श्रेणी आता है विलुप्त, ऐसे जो विलुप्त हो चुके हैं, अब मौजूद ही नहीं है। जैसे भारत का चीता 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया, क्योंकि कहीं दिखता ही नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने कहा हम हार नहीं मानेंगे, हम ले आएंगे चीता। 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था। अभी 2022 में सरकार ने एक योजना चलाई, चीता पुनर्वास योजना, जिसके अंतर्गत आने वाले 5 साल में 50 चीते भारत लाए जाएंगे। करेक्ट, तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या है, जंगली में विलुप्त, यानी कि ऐसे जीव जंतु केवल कैद में जीवित हैं, है ना, यह अपनी कोई ऐतिहासिक सीमा के बाहर एक प्राकृतिक आबादी के रूप में ये जाने जाते हैं, है ना, यानी कि जंगलों से विलुप्त है, कोई स्पेसिफिक जगह है, बस वहीं तक सीमित रहे
होकर रह गए हैं तो ऐसे दूसरे में रखा जाता है ना, दूसरे श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है गंभीर रूप से संकटपन्न यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये जंगली में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम पर है। यानी कि कुछ ऐसे थे जो जंगल से विलुप्त हो चुके थे, कुछ ऐसे हैं जो उच्च अवस्था में है कि बहुत जल्दी ये खत्म होने वाले हैं, तो इनको किस में रखा जाता है, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाता है। फिर चौथे आता है लुप्तप्राय, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो जंगल में विलुप्त होने के उच्च जोखिम में है और पिछले 100 वर्षों या 3 पीढ़ियों में 70% इनकी आबादी क्या हो गई, कम हो गई, तो इनको रखा जाता है लुप्तप्राय में। कमजोर प्रजातियां, है ना, यानी कि जंगल में खतरे का उच्च जोखिम है, जनसंख्या में गिरावट, पिछले 10 वर्षों में 50% जनसंख्या गिर गई है। इस प्रकार से इन सभी को बांटा गया अलग अलग में, है ना, अलग अलग डेटा में बांटा गया है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग, यानी ये जो डेटा दिया जाता है ना, इसी डेटा के अकॉर्डिंग इन सभी जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा किसको जरूरत है, उससे कम किसकी जरूरत है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, कोई बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, कोई बहुत कमजोर है, तो टीचर ये देखता है ना भाई किस स्टूडेंट को कितनी जरूरत है, कितना उसको पढ़ाया जाए, है ना, ये देखता है। तो IUCN के तहत टाइगर को लुप्तप्राय श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ना, कि भाई वो लुप्तप्राय होने वाला टाइगर, लेकिन सरकार इस पर बहुत प्रयास कर रही है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार एशियाई भैंस एक दुर्लभ प्रजाति है। जो एशियाई भैंस मिलती है वो दुर्लभ प्रजाति है, किसके अंतर्गत, IUCN के अंतर्गत, करेक्ट। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है ना, इतना सारा ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक था, क्या था, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इनको कैसे इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम लोगों ने समझा, है ना। इसी से रिलेटेड आपको कल मॉर्निंग 8 बजे आप लोगों को इसका MCQ देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को, यानी जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ाया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी से रिलेटेड कल हम लोग जब मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लाइव करेंगे ना, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा, XC2 क्या होता है, InC2 क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हुए हैं। कल की क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप सभी बच्चे जरूर बताइएगा, और ये जरूर से जरूर जितना भी मैंने मेंशन कर रखा है, इन सभी को, जितने भी ये बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। लगभग 1-2 बार को छोड़ो दो, वरना हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कम समय में आप, यानी कि आपको स्मार्टली वर्क करना है कि कम समय में कितने क्वेश्चन आप गेन कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, है ना। छोटा सा सेक्शन है, उसको पढ़ के 1-2 नंबर बन जा रहे हैं तो क्या बुरी बात है ना। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी आप सभी बच्चों को। और कल सुबह 8 बजे इसी से संबंधित हम लोग MCQ करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी बच्चों का ये उत्तरदायित्व है कि क्लास को देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। यानी कि ये तो हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट कर लिया है, नेशनल पार्क भी है ना, जो नेशनल पार्क आपको याद करना है, टाइगर रिजर्व भी है, जो लगातार जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लाइमेट है ना, पर्यावरण संबंधित मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व इसके पीछे परेशान है कि भाई कैसे किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे इसको कम किया जाए, है ना। तो काफी अच्छा मुद्दा रहता है, न्यूज में भी आए दिन ये मुद्दा रहता है, और एग्जामिनर भी इसके प्रति सजग रहता है कि भाई ये टॉपिक तो डालना ही पड़ेगा, जिससे आने वाला बच्चा थोड़ा समझे तो देश के बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।